हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी बोर्ड का क्लास 10th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, उसमें आप लोग ये कोड देख सकते हो डीएफ वाला, आर्ट्स एक डीएफ वाला कोड का जो पेपर है उससे सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने आप जानते हो कि 2023 में आप लोग का जो हिंदी का पेपर हुआ था यूपी बोर्ड का, ठीक है? उसमें 7 सेट आए हुए थे। तो उसमें से हमने पहले ही 5 सेटों को सॉल्व कर लिया है। ये 6 नंबर का सेट है और फिर एक सेट बचता है तो उसको भी सॉल्व कर लेंगे और आप लोग का हिंदी का पूरा प्रीवियस ईयर समाप्त हो जाएगा। क्लियर? और सबका मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, हिंदी का ही नहीं, जो भी सब्जेक्ट है सबका एक प्लेलिस्ट बना दिया है। चैनल पे जाकर आप प्रीवियस पेपर वाले प्लेलिस्ट में जाओगे तो सारे के सारे पेपर वहाँ पे मिल जाएंगे। तो अगर आप पीछे का देखना चाहते हो तो आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में चले जाना। चलो इस पेपर को हम लोग सॉल्व करते हैं। और अगर आप सारे ये सातों सेटों को आप सॉल्व कर लेते हो ना, तो देखो आप लोग का जो 70 मार्क का पेपर होगा उसमें आपका 40 मार्क इन्हीं सातों सेटों से आएगा, ये आप देख लेना, ठीक। और उसके अलावा आपका जो बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है उसमें से कम 10 या 15 मार्क के क्वेश्चन आ जाएंगे। क्लियर मेरे भाई? तो आपका काम हो जाएगा आसानी से, आपके 60 मार्क तो प्लस ऐसे ही बन जाएंगे। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला देख सकते हो खंड अ के अंतर्गत आप लोग के जो 20 मार्क के एमसीक्यू वाले यानी ओएमआर वाले प्रश्न हैं उनको हम लोग करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है इसमें कि हंस पत्रिका के संपादक थे। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रेमचंद गुलाब राय या फिर इलास चंद्र जोशी या जयशंकर प्रसाद? सिंपल, आपके प्रेमचंद हो जाएंगे। सेकंड प्रश्न है कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार है। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार रांघेय राघव, धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा। ये सी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है थर्ड नंबर, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? देखो नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा विधा पे आधारित रचना है और किसकी है? तो हरिवंश राय बच्चन की। और एक नीड़ का निर्माण फिर और एक और याद रखना, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये दोनों की दोनों रचनाएं जो हैं आत्मकथा विधा पे आधारित है और हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। तो ये तीसरा क्वेश्चन भी क्लियर। चलो आगे चलते हैं इधर, एक मिनट इस बगल चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन इधर देख सकते हो भाई, एक मिनट। चलो ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। यह क्या है कि चेखव एक इंटरव्यू के लेखक है। ओके, ये रचना का नाम है कि चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं। कौन है भाई? राजेंद्र यादव, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे या फिर देवेंद्र सत्यार्थी? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, राजेंद्र यादव। चलो अगला, चौथे के बाद पांचवा प्रश्न है कि ध्रुव स्वामिनी, सब जानते हो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक। चलो उसके बाद अगला प्रश्न है पांचवे के बाद 6 नंबर की रीतिकाल की रचना है। रीतिकाल की हमें रचना का नाम बताना है। रामचरितमानस, प्रिय प्रवास, प्रेम माधुरी या फिर रामचंद्रिका? सही ऑप्शन प्रश्न संख्या जो 6 इसके लिए डी हो जाएगा, रामचंद्रिका। अगला प्रश्न है 6 के बाद 7 नंबर की तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया था? तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे ने। और इसका पहला प्रकाशन आपका 1943 में प्रारंभ हुआ था। तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो ये आपका बी वाला क्वेश्चन नंबर 7 के लिए सही हो जाएगा, 1943 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि लोकायतन के रचनाकार हैं। लोकायतन के रचनाकार का हमें नाम बताना है प्रश्नोत्तर संख्या 8 में। तो लोकायतन के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, सिंपल। अगला है 9 नंबर प्रश्न की बहुरी अकेला के रचनाकार है। बहुरी अकेला के रचनाकार अशोक वाजपेयी, केदारनाथ सिंह, गजानन माधव, मुक्तिबोध या फिर नरेंद्र शर्मा? तो जो प्रश्नोत्तर संख्या 9 है इसके लिए आपका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ए वाला हो जाएगा, अशोक वाजपेयी। बहुरी अकेला के रचनाकार जो है वो कौन है? तो अशोक वाजपेयी हैं, ठीक है मेरे भाई। चलो एक मिनट, चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्नोत्तर संख्या 9 के बाद 10 है कि रीतिकाल की इस समयावधि में माना जाता है। ओके, मतलब रीतिकाल की यहाँ पे समय सीमा पूछा गया है। देखो अलग अलग ऑप्शन दिया है। तो रीतिकाल का जो समय सीमा माना जाता है वो सन 1643 से 1843 ईस्वी का समय जो है वो माना जाता है। तो चलो ये आप लोग याद रखना। बाकी मुझे नहीं लगता कि ये प्रश्न इस साल पूछेगा क्योंकि सिलेबस से आई थिंक इसे हटा दिया गया है। चलो आगे चलते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 10 के बाद प्रश्नोत्तर संख्या 11। सिलेबस नहीं हटाया गया, सिलेबस में है लेकिन आपके एग्जाम में ना दो ही युग, शुक्ल और शुक्लोत्तर युग, दो ही युग से रिलेटेड यहाँ पे मतलब ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। चलो आगे चलते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव। ओके, अब देखो ये 10 जो शुरू के प्रश्न हो गए ना, ये आपके हिंदी के
जो प्रमुख गद्य और पद्य के लेखक और जो कवि हैं उनकी रचनाओं विधाओं से संबंधित प्रश्न थे। अब आगे आपके एक तरह से समझ जाओ कि व्याकरण संबंधित प्रश्न होंगे। और इसमें भी आपके देखो अंत में ना ये जो कुछ प्रश्न हैं, जैसे ये प्रश्न आपका ये संधि विच्छेद वाला, ये शब्द रूप वाला ये हट चुका है, तो इसको मैं बता दूंगा यहाँ पे आऊँगा, जैसा कि मैं हर मतलब पेपर में आपको बताता हूँ। कुछ नए प्रश्न ऐड हुए हैं। क्लियर? तो चलो, यहाँ पे हास्य रस का स्थायी भाव हमें बताना है, तो हाँ सिंपल ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौरस का अगर पूछे तो करुणा यानी शोक होता है। चलो आगे चलते हैं। और देखो इन सब ना ये तो आगे एमसीक्यू हैं। उसके बाद इधर जो सब्जेक्टिव है यानी जो संदर्भ व्याख्या वाले प्रश्न, उनका भी अच्छे से देखो। एक मिनट, मैंने कहाँ रख दिया, अच्छे से देखो, यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने लाया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो, ये अच्छे से देखो, यहाँ पे एकदम ये अच्छे से ये सॉल्यूशन है संदर्भ व्याख्या का, मैंने ये निकाला हुआ है। जो लक्ष्य बैच के स्टूडेंट है उनको तो ये बिल्कुल ऐप पे पहले से ही ये मिल चुका है, तो आप ऐप से भी पढ़ सकते हो, लक्ष्य बैच वाले जितने भी बच्चे हैं। ठीक है, आपको कैसे ज्वाइन करना है लक्ष्य बैच? अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो कर लेना, और करना चाहिए। ठीक है, करना चाहिए मेरे भाई। देखो हमारी एक ऐप है, मैं आपको दिखा दूं, एक मिनट। देखो ये यूपीएमएसपी स्टडी, आप स्पेलिंग देख सकते हो। ठीक है, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे स्पेलिंग देख सकते हो, प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो ऐसी कुछ ये एप्लीकेशन दिखाई देगी। इसको आप ओपन करोगे तो ठीक है। अब यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे देखो आवर कोर्स का ऑप्शन ये दिखाई देगा। इसमें ये क्लास 10 पे जाओगे लक्ष्य बैच पे, तो देखो यहाँ पे लक्ष्य बैच दिखाई देगा, और मात्र 99 रुपये इसकी प्राइस कम कर दी गई है। पहले 300 थी, लेकिन अब मात्र 99 रुपये कर दी गई है, क्योंकि आपका एग्जाम पास है। अब देखो यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आने के बाद देखो यहाँ पे बैच की पूरी मतलब अंदर, यहाँ पे देखो, यहाँ अंदर नहीं जा पाओगे। यहाँ पेमेंट करोगे, पे नाउ करोगे यहाँ पे, और डायरेक्ट यहाँ से पेमेंट कर दोगे। जैसे आप कैसे भी किसी भी ऑनलाइन साइट जैसे फ्लिपकार्ट पे पेमेंट करते हो, तो अंदर जा पाओगे और अंदर सारी चीज़ें एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, अंदर आपको क्या मिलेगा, तो आपके प्रीवियस ईयर पेपर 2023 वाले हर एक सब्जेक्ट के, और सातों जो कोड है उनका। ठीक है, अच्छे से बिल्कुल सॉल्यूशन एकदम पीडीएफ में सॉल्यूशन, और वीडियो तो रहेगा ही, और सबका टेस्ट भी वहाँ पे रहेगा। क्लियर मेरे भाई? अब यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट पेमेंट नहीं आपके पास है ऑप्शन पेटीएम फोन पे, तो यहाँ पे आप किसी भी दुकान से या अपने चाचा भैया दोस्त से इस क्यूआर कोड पे पेमेंट कराकर, और तुरंत इस नंबर पे पेमेंट का फोटो ले लेना और भेज देना, और फिर इस नंबर पे आप कॉल भी कर लेना, आपको इस बैच में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो कि बैच के अंदर क्या है, सच में जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो है कि नहीं है, तो इस वीडियो में मैंने इस वीडियो में अंदर जाकर दिखाया हुआ है, तो ये वीडियो भी आप देख सकते हो, और सैंपल यहाँ से सैंपल भी देख सकते हो भाई। यहाँ पे देखो मैंने सैंपल डाल दिया है, आज ही डाला हुआ है। तो इस लिंक पे क्लिक करोगे ना, देखो एक मिनट, इस लिंक पे मेरा नेटवर्क यार क्यों नहीं ये हो रहा है, चलो ओके हो गया। देखो क्लिक करोगे तो देखो ये पूरा पूरा सैंपल के तौर पे ये डीए वाला जो कोड है ना, मैंने डाल रखा है। देखो ये डीए वाला कोड है, यहाँ इसको पूरा पूरा डाल रखा है, और कितना भी ये जूम करोगे फटेगा नहीं, क्योंकि ओरिजिनल एकदम टाइप किया हुआ पीडीएफ है मेरे द्वारा। देख सकते हो यहाँ पूरा पूरा ये संदर्भ व्याख्या आप लोग देख सकते हो अच्छे से एकदम डिटेल में, ये यहाँ पे सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो आप ये बैच आप ज्वाइन कर लेना। और ऐसा नहीं कि केवल हिंदी का, हिंदी के अलावा इंग्लिश, मैथ, साइंस सबका, और बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया है उसका भी सॉल्यूशन, और मैंने बहुत सारी मतलब अपने अपने तरफ से यहाँ मॉडल पेपर बनाकर ऐड किया हूँ, तो सब कुछ मिल जाएगा मात्र 99 रुपये में। इससे होगा क्या कि अगर आपका हिंदी का 22 फरवरी को एग्जाम है, तो 21 फरवरी को सारी चीज़ आप रिवाइज कर सकते हो, और एक ही दिन में पढ़कर जाकर अपने एग्जाम में 70 फोड़ सकते हो। और ये बैच जितने बच्चे ने ज्वाइन किया है, मैं गारंटी देता हूँ कि हिंदी में वो 70 कर कर आएंगे। ठीक है, चलो अब इसको मैं साइड थोड़ा रख देता हूँ, और फिर हम लोग आगे की चीज़ों को देखते हैं। चलो ये 11 नंबर प्रश्न हो गया था। इधर आ जाते हैं 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या है कि जहाँ पर उपमेय की किसी उपमान से गुणधर्म के आधार पर समानता की जाए, वहाँ अलंकार होता है। वहाँ अलंकार होता है उपमा अलंकार, सीधे आप लोग याद रखना। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है कि रोला छंद में कितने चरण प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, सिंपल। ठीक, अनुग्रह शब्द में प्रश्न संख्या आप लोग देख सकते हो, प्रश्न संख्या 13 के बाद प्रश्न संख्या 14 है कि अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अनुपसर्ग, जो पहले लगता है किसी शब्द के। यहाँ पे देखो ये प्रत्यय वाला प्रश्न है जो हट चुका है। ठीक है, आपके सिलेबस से ये इस साल के लिए हट चुका है। उपसर्ग प्रत्यय में से आपका प्रत्यय हट चुका है, केवल उपसर्ग से संबंधित प्रश्न पूछेगा। पंचवटी में कौन सा समास है भाई? पंचवटी, पंच संख्या बोधक है। ठीक है, तो संख्या बोधक है, तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? प्रश्न संख्या 16 में इसमें आपका हो जाएगा द्विगु समास। जो संख्या बोधक होता है वो द्विगु समास होता है, और द्वंद्व समास एक इसका उल्टा होता है। उल्टा नहीं कहेंगे, मतलब ये दोनों एग्जाम में अक्सर आते हैं। और जैसे जैसे माता पिता हो गया,
माता पिता, जिसके बीच में ये हाइफन होता है, जिसका समास विग्रह करते हो तो और अथवा या आता है। इसका समास विग्रह करोगे माता पिता का तो समास विग्रह होगा माता या पिता, या ऐसे भी कह सकते हो कि माता और पिता, तो बीच में और अथवा या आए तो वो द्वंद्व समास हो जाएगा। और द्विगु समास जो संख्या बोधक हो जाता है, जैसे पंच संख्या बोधक या पंचवटी था तो पंच यहाँ संख्या बोधक है तो द्विगु समास हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। 16 के बाद 17 नंबर प्रश्न है कि सूरज का तत्सम रूप। ओके, सूरज का तत्सम रूप हमें बताना है प्रश्न संख्या 17 में, तो भाई सूर्य हो जाएगा, सिंपल। ठीक, चलो आगे देखो, ये संधि हिंदी से हट चुका है, नहीं आएगा। ये जो फल का रूप है, फल का यानी वही शब्द रूप, फल का, ये मधु का, लता का, ये सब हट चुका है। शब्द रूप में ना केवल आपका सर्वनाम शब्द रूप, जैसा कि हर वीडियो में मैं बताता हूँ, तद और युष्मद इन्हीं दो का आएगा। तद मीन्स वह और युष्मद मीन्स तुम, इन्हीं दो का आएगा सर्वनाम शब्द रूप केवल आएगा, बाकी और नहीं आएगा। तो इन दोनों को आप लोग याद कर लेना। चलो इधर आ जाते हैं 19 के बाद। यहाँ 20 नंबर एक प्रश्न है जो धातु रूप वाला है वो, तो ये भी हट चुका है। ठीक है, यहाँ देख सकते हो ये भी हट चुका है। अब कहोगे कि इसके जगह पे क्या आएगा, तो इसके जगह पे नए पैटर्न पे जो मॉडल पेपर है मैंने सॉल्व करा रखा है, जो बोर्ड ने जारी किया है, और मैंने भी एक मॉडल पेपर सॉल्व कराया था अपनी तरफ से जो बनाया था, तो उसमें मैंने बताया हुआ है। यहाँ पे मैंने मतलब बताया हुआ है तीन आपके नए टॉपिक जोड़े गए हैं, वाक्य का स्वरूप और वाच्य परिवर्तन वाला और विकारी और अभिकारी शब्द। उन 3 टॉपिक से 3 प्रश्न यहाँ पे रहेंगे। तो चलो इनको छोड़ता हूँ, आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब खंड ब में आते हैं। खंड ब में वर्णात्मक, उधर खंड अ, इधर अब ये खंड ब, इधर वर्णात्मक प्रश्न। अब चलो 20 के बाद ये प्रश्नोत्तर संख्या 21। ठीक है, किसी में मतलब कई पेपर सेटों में ना यहाँ 20 के बाद अब ये खंड ब स्टार्ट होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के बाद तो यहाँ 1-2 नंबरिंग दिया था कि ये 1 नंबर प्रश्न है। किसी पेपर सेट में यहाँ 20 के बाद 21 दिया था, तो इससे तो घबराना नहीं है। ठीक है, चलो तो इसमें ये 21 नंबर प्रश्न है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की हमें व्याख्या करना होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ गद्यांश दिया होता है, इसमें संदर्भ पूछता है या कभी कभी पाठ और लेखक का नाम भी पूछ देता है। और सेकंड प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या पूछता है, और थर्ड एक इसमें से मतलब अपने हिसाब से प्रश्न बनाकर पूछा जाता है। तो सिंपल इस गद्यांश को पढ़ना है और इन 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। अथवा कर यहाँ भी देखो एक गद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, ये देखो ये गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़कर इन 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। दोनों में से कोई एक ही आपको एग्जाम में करना होगा, ये अथवा ये। चलो हम लोग दोनों को देख लेते हैं। देखो यहाँ पे पहला गद्यांश क्या है कि दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। देखो बार बार यहाँ संस्कृति की बात की जा रही है, देश की बात की जा रही है, तो ये आपका एक चैप्टर है भारतीय संस्कृति, उससे ये होगा। ठीक है, भारतीय संस्कृति आपका चैप्टर है जिसको लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संस्कृति। ठीक है, जिसको लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो सिंपल इस गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है, संदर्भ नहीं लिखना है। तो सिंपल फर्स्ट का आप उत्तर लिख दो। ठीक है, ऐसे लिख देना कि गद्यांश के पाठ का नाम भारतीय संस्कृति तथा लेखक का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। या सीधे सीधे आप ऐसे हेडिंग टाइप का भी डाल सकते हो कि पाठ का नाम, और लिख सकते हो कि भारतीय संस्कृति, उसके बाद लिख सकते हो कि लेखक का नाम, और आगे लिख सकते हो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सिंपल। और उसके बाद गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ये देखो, इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियाँ आपस में बंधी हुई है। जहाँ उनमें और सब तरह की विभिन्नताएं हैं, वहाँ उन सब में एक एकता है। यहाँ पे इसका क्या करना है, हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो देखो यहाँ पे पहले से किया गया है। ठीक है, अगर आप बैच लिए हो तो आपको यहाँ पे आसानी से यहाँ पे पढ़ सकोगे। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालकर लिखा गया है कि निम्न रेखांकित अंशों के माध्यम से लेखक कहते हैं कि ऐसी चेतना शक्ति जो नैतिकता पर आधारित है, उससे ही हमारे देश के शहर, गांव और सभी प्रदेश, सभी धर्म और उनको मानने वाले विभिन्न संप्रदाय तथा इन संप्रदायों के विभिन्न वर्ग और इनसे संबंधित जातियाँ आपस में बंधी हुई है। जहाँ इनमें सभी तरह की विभिन्नताएं और विषमताएं फैली हुई है, फिर भी उन सब में एक एकता है। ठीक है, चलो तो ये हो गया, तो इसका करते रहना। और बाकी यहाँ पे देखो सेकंड जो यहाँ पे बापू ने क्रांति के लिए किसका सहारा लिया था, तो यहाँ पे अंत में देखो जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए तत्पर करने के लिए नैतिक चेतना का सहारा लिया था। तो आप लिख दो इसका आंसर। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, देख सकते हो आप लोग, एक मिनट, कि क्रांति के लिए बापू ने सामान्य जनता को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में गद्यांश के रेखांकित अंश में उल्लिखित नैतिक चेतना का सहारा लिया था। सिंपल ऐसे लिख दो, आपको इसका 2 मार्क मिल जाएगा। तो 6 मार्क का ये प्रश्न है। अब देखो सेकंड वाला कर लेते हैं हम लोग। ये क्या है कि मैं ब्राह्मणी हूँ,
मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है तब। ओके, अब देखो ये ना, ये आपका ना किससे लिया गया है, तो सिंपल है, ये आपका जो ममता वाला चैप्टर है, ठीक है, उससे लिया गया है, जो इसको लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। तो सिंपल इस गद्यांश के उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम देखो, इसमें भी पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है, संदर्भ नहीं लिखना है। तो आप लिख दो सिंपल कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम ममता तथा जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद है, ऐसे लिख दो। और गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, ये रेखांकित अंश की व्याख्या है। तो देखो ये उस समय का वर्णन है जब जो भाई मुगल सम्राट ममता के झोपड़ी में रहने, मतलब वहाँ रहने के लिए, रुकने के लिए जाते हैं। तो ये ममता अपने मन में सोचती है कि मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं नहीं, यह विधर्मी दया के पात्र नहीं। तो ऐसे इसको थोड़ा बनाकर लिख दो, ठीक है। देखो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, 1 मिनट देखो कि निम्न रेखांकित अंशों के माध्यम से लेखक कहते हैं कि जब मुगल सम्राट ममता के झोपड़ी में शरण लेने आया तो ममता मन ही मन सोचती है कि इसको शरण दे अथवा नहीं। ममता अपने मन में सोचती है कि मैं तो ब्राह्मणी हूँ और सच्चा ब्राह्मण कभी अपने धर्म से विमुख नहीं होता, मुझे भी अपने अतिथि धर्म का पालन करना चाहिए। फिर ममता सोचती है, परंतु विधर्मी दया के पात्र नहीं होते। क्योंकि भाई विधर्मी क्यों कहती है, क्योंकि उसके पिता को मुगलों ने ही मारा था, ठीक है। तो आगे देखो, ममता फिर सोचती है कि यह दया तो नहीं है, यह मेरा धर्म है। सिंपल ऐसे लिख दो, आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो, छल नहीं तब नहीं, स्त्री जाता हूँ, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ। वाक्य किसने कहा, किसने कहा और क्यों कहा, तो ये वाक्य किसने कहा, तो ये भाई मुगल सम्राट हुमायूं ने कहा। तो ऐसे लिख दो कि छल नहीं तब नहीं, चाहता हूँ, वाक्य मुगल सम्राट हुमायूं ने ममता से कहे थे। हुमायूं तैमूर का वंशज था, उसका मानना था कि तैमूर का वंशज कुछ भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन किसी स्त्री के साथ धोखा कदापि नहीं कर सकता। तो ये रहा थर्ड वाले प्रश्न का उत्तर। तो इसका अगर लिखते हो तीनों प्रश्नों का उत्तर तो 6 मार्क मिल जाएगा। बाकी इसको करो या इसको करो, आपका मन, ठीक। चलो इधर आ जाते हैं। अब देखो ये प्रश्नोत्तर संख्या 21 के बाद यहाँ 22 यानी सेकंड नंबर वर्णनात्मक का प्रश्न रहेगा, पद्यांश वाला। यहाँ पे एक पद्यांश दिया है और यहाँ पे एक पद्यांश दिया है, दोनों में से कोई एक ही करना होगा। चलो हम लोग दोनों को देख लेते हैं। चलो यहाँ क्या है कि सहे वार पर वार, अंत तक लड़ी बीरबाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। अब देखो यहाँ पे सहे वार पर वार अंत तक, यहीं से आप पहचान गए कि भाई ये पहली पंक्ति से कि यह भाई महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखा जा रहा है, तो सही बात है, ठीक है। तो अब इस चैप्टर का नाम आपको बताना है, तो चैप्टर का नाम क्या है भाई, सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा ये लिखित चैप्टर है झांसी की रानी की समाधि पे, ठीक। तो अब इसका आपको क्या लिखना है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो चलो इसका संदर्भ ऐसे लिख दो, संदर्भ हेडिंग डाला गया है, लिखा गया कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के झांसी की रानी की समाधि पर नामक पाठ से लिया गया है, जिसकी रचयिता, ठीक है, इसमें रचयिता यूज करोगे, लेखक नहीं यूज करोगे, ठीक, सुभद्रा कुमारी चौहान है। और रेखांकित अंश की व्याख्या करना है कि सहे वार पर वार अंत तक लड़ी बीरबाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी, इतने का। तो आप इसकी व्याख्या कर दो ऐसे कि निम्न रेखांकित अंशों के माध्यम से कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि वीरांगना लक्ष्मीबाई अंतिम सांस तक शत्रुओं की तलवारों के प्रहार सहते हुए एक वीर योद्धा की तरह लड़ती रही और अंत में वीरगति को प्राप्त हो गई। मानो जिस प्रकार यज्ञ कुंड में आहुतियां पड़ने से अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार रानी के आत्म बलिदान से आज़ादी की आग चारों तरफ फैल गई। ऐसे थोड़ा बनाकर लिख दो, आपको इसका 2 मार्क मिल जाएगा, इसका 2 मार्क, 4 मार्क हो गया। और एक प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे कि उपयुक्त पद्यांश में किसकी वीरता का वर्णन किया गया, तो भाई वीरांगना लक्ष्मीबाई के। तो उपयुक्त पद्यांश में वीरांगना लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन किया गया, इसका लिख दोगे तो इसका 2 मार्क, 6 मार्क आपको मिल जाएगा, ठीक। अब चलो
इस प्रश्न को आप कर लिए तो इसको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसको भी बताता हूँ क्योंकि एग्जाम में किसमें कौन सा आएगा कोई भरोसा नहीं है। तो चलो इसको भी कर लेते हैं। देखो ये क्या है अथवा में कि किलिकत कान घुटुर वही आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी धावत, कबहू निरखी हरि आप छाहकौ कर सौ पकड़न चाहत, किलकी हंसत राजत है दतिया, पुनि पुनि तिरही अवगाहत। यहाँ पे देखो इतना ही है, आगे आप पढ़ सकते हो। ये आपका ये कहाँ से लिया गया है, ये आपका पद्यांश। तो ये पद्यांश आपका सूरदास जी द्वारा लिखित आपका जो पद वाला चैप्टर है, पहला ही चैप्टर आई थिंक है पद, तो उससे लिया गया है। तो अब सिंपल अब इसका इस पद्यांश का संदर्भ आप लिख सकते हो क्योंकि आपका चैप्टर का नाम पता चल गया, किसने लिखा ये भी पता चल गया। तो चलो इसका लिख दो, यहाँ पे देखो लिखा गया, इसी से मैं बता देता हूँ। ये प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास है, ऐसे लिख दो। उसके बाद आपको क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। अब ये रेखांकित अंश क्या है, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़वी धावत, मतलब यहाँ पे सूरदास जी श्री कृष्ण के जो बाल रूप है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि मतलब जो नंद जी का आंगन, जो आंगन है, जो मड़ियों से और कनक, कनक यानी सोना, ठीक है, आपने वो पढ़ा होगा उदाहरण, कनक कनक ते 100 गुनी वाला, ठीक, तो यहाँ कनक मीन्स वही सोना है। तो जो मड़ी और कनक से बना हुआ है, एक तरह से कह सकते हैं, या मतलब एक तरह से भरा हुआ है, उसमें अपने बिंब को, अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए जो श्री कृष्ण है दौड़ते हैं, ठीक। कबहू निरखी हरि आप छाह कौ कर सौ पकड़न चाहत, और कभी जो प्रभु हैं अपनी जो छाह है, मतलब अपना जो प्रतिबिंब है वही उसको निहारते हैं और उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं या प्रयत्न करते हैं। किलकित हसत राजत है दतिया पुनि पुनि त्रिहिया अवगाह, मतलब यहाँ पे क्या है, कहने का मतलब ये है कि वो जब हंसते हैं तो उनकी मतलब दतिया मतलब उनके दांत दिखते हैं और उनको भी वो पकड़ने का प्रयत्न करते हैं। तो सिंपल अब इसका थोड़ा रेखांकित अंश की व्याख्या आप अपने हिसाब से बनाकर अच्छे से लिख दो, ठीक है। देखो ये सेकंड वाला रेखांकित अंश की व्याख्या, निम्न रेखांकित अंशों के माध्यम से सूरदास श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कृष्ण नंद जी के आंगन में जो मड़ियों और सोने से युक्त है, घुटने के बल अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ते हैं। कभी कभी प्रभु अपने प्रतिबिंब को ध्यान से निहारते हैं और जब वे हंसते हैं तो उनके दांतों का प्रतिबिंब बनता है, जिसे प्रभु बार बार पकड़ने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे लिख दो, इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा। और एक प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश में किसकी बाल क्रीड़ाओं का कवि ने वर्णन किया है। तो उपयुक्त पद्यांश में कवि ने, लिख दोगे कवि ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है, ठीक। यहाँ पे देखो ये गलत आंसर लिखा गया है, चलो इसको मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है, इसको मैं चेंज कर और ऐड कर दूंगा लक्ष्य बैच में, तो लक्ष्य बैच वाले बच्चे टेंशन ना लें। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हो प्रश्नोत्तर संख्या 22 के बाद 23 कि संस्कृत गद्यावतरण में से किसी एक अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, और ये 5 मार्क का प्रश्न होता है। यहाँ पे कौन क्या क्या दिया है देख सकते हो, यहाँ पे 1 मिनट। अब देखो ये देखो, जैसा कि मैं बताता हूँ आपका 2-3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जैसे अथवा में वाराणसी वाला दिए, हमेशा आता है वाराणसी, तो वाराणसी वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, उसका अर्थ पढ़ लेना, ठीक। और यहाँ पे देखो इधर ये दिया था कि तश्चेता वार्ता श्रुत्वा सह चतुर ग्रामीणा अकथयत, यहाँ से आप पहचान गए कि आपका जो प्रबुद्धो ग्रामीणा वाला चैप्टर है उससे ये पंक्तियाँ ली गई है। तो सिंपल आप इसको करो या इसको करो, दोनों कम चैप्टर का नाम मालूम है तो किसी का भी आप संदर्भ आसानी से लिख सकते हो, और आपको लगे कि इसकी मैं अच्छे से हिंदी अनुवाद कर सकता हूँ तो इसको कर लो, या इसका हिंदी अनुवाद मैं अच्छे से कर सकता हूँ तो इसको कर लो, आप देख लो आप अपने हिसाब से, ठीक, सिंपल। तो चलो इसको मैं छोड़ता हूँ, आप करते भी रहना। बाकी मैं चैप्टर का नाम बता दिए कि प्रबुद्धो ग्रामीण से लिया गया है, ये वाराणसी वाले से लिया गया है। बाकी इसका संदर्भ थोड़ा मैं बताता हूँ, इसका संदर्भ कैसे लिखा जाता है। देखो इसमें इसका संदर्भ लिखते समय ना आपको लेखक या कवि का नाम नहीं लिखना होता है। 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे देख सकते हो ये प्रश्नोत्तर संख्या 23 है। देखो जैसे इसका संदर्भ लिखना है तो मान लो ये पहले वाला क्या लिखना है, ये प्रबुद्धो ग्रामीण से जो लिया गया है, तो इसमें क्या लिखोगे आप लोग कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश, प्रस्तुत की जगह आप निम्न भी लिख सकते हो या उपयुक्त भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, सॉरी यार 1 मिनट रुक जाओ, चलो
प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से उद्धृत है। उद्धृत की जगह पे लिया गया है भी लिख सकते हो, ठीक। और उसके बाद हिंदी अनुवाद हेडिंग डालकर और जो भी इसका अर्थ है वो लिख दो। यहाँ पे आपको 5 मार्क इसका मिल जाएगा। या इसमें अथवा वाला जो प्रश्न है इसको भी कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पे देखो ये किया गया है, ठीक। चलो तो इसको छोड़ते हैं, आगे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न प्रश्नोत्तर संख्या जो 24 रहेगा, जो आप लोग का उसी में मतलब जो चैप्टर है उनके बीच बीच में श्लोक भी है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 श्लोक आपको दिया रहेगा जिसको आप पद्यांश बोल सकते हो, पद्यांश जिसको बोला जाता है, ठीक। तो इसमें से किसी एक का आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना होगा, ठीक। देख सकते हो। तो देखो, उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारत यत्र संतति। अभी यह जो आपका ना, यह जो लिया गया है, यह जो आपका मतलब ये श्लोक इसको बोल सकते हैं या इसको पद्यांश भी बोल सकते हो। यह आपका जो चैप्टर है वीरः वीरेण पूज्यते उससे लिया गया है। और ये देखो कितनी बार ये करा चुका हूँ मैं। माता गुरुतरा भूमि खाद पिछो तरस्तता मनस शीघ्रतरम वता चिंता बहुतरी तीड़ात। इसका मतलब क्या है कि मतलब ये मतलब यक्ष प्रश्न पूछते हैं, उसके मतलब एवज में मतलब युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि माता गुरुतरा भूमि खाद पिछो तरस्तता। मतलब कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी से अधिक भारी माता है, आकाश से अधिक ऊंचा पिता है, ठीक है। मन शीघ्रतरम वतात, और जो वायु है उससे जो मन है वो शीघ्रगामी है, तेज है। चिंता बहुत तीव्रात, और जो चिंता है वो एक तीव्रात यानी एक तिनके से भी कमजोर है, मतलब कमजोर करने वाली है। तो ये इसका अर्थ है। तो अर्थ आपको मैंने बता दी, वो तो लिख ही लोगे। इसका संदर्भ कैसे लिखोगे, तो संदर्भ सिंपल, इसका संदर्भ सिंपल तरीके से किस चैप्टर से लिया गया है भाई, तो ये आपका ये जीवन सूत्राणी जो चैप्टर है आपका एक, उससे लिया गया है। तो सिंपल आप लिख दो कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में अवकलित जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है, सिंपल। और ये इसका भी लिख सकते हो, ये आपका वीरः वीरेण पूज्यस्ते है, तो इसका भी लिख सकते हो कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में अवकलित या संस्कृत खंड में दिया हुआ पाठ वीरः वीरेण पूज्यते से लिया गया है। ऐसे लिख सकते हो, अलग अलग तरीके से आप बनाकर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसका अर्थ है कि उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम, जिसके उत्तर में क्या है कि जिसके उत्तर में हिमालय और दक्षिण में आपका समुद्र स्थित है, एक तरह से इसका बोल सकते हो। नहीं नहीं नहीं, समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है, ठीक है। उत्तर में यत्र समुद्रस्य हिमालय दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। यानी कहने का मतलब समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है वह भारतवर्ष है और हम लोग उसकी संतान है, ठीक है। हम भारतवासी है एक तरह से। तो ये इसका अर्थ है। तो आप लिखते रहना, करते रहना। चलो, यह आपके वीरः वीरेण पूज्यते से, यह जीवन सूत्राणी से लिया गया। दोनों में से कोई एक ही करना होगा जिसका आपको 5 मार्क मिलेगा। अगला आपका खंडकाव्य संबंधित प्रश्न आता है, तो खंडकाव्य आप करते रहना। मैं इसमें सारा हर एक जिले का खंडकाव्य दिया रहेगा, तो आप अपने जिले से संबंधित खंडकाव्य का उत्तर देना। अगला प्रश्न प्रश्नोत्तर संख्या 26 जो रहेगा, इसमें 2 प्रश्न रहेगा, 26 का क और ख, जिसमें क में आप लोग का लेखकों का जीवन परिचय रहेगा और ख में आपका कवियों का जीवन परिचय रहेगा, ठीक। तो इसमें से आपको चूज करना है, तीनों में से किसी एक का चूज करना है, उसका लिखना है। इसमें तीनों में से किसी एक का चूज करना है और आपको लिखना है। और जीवन परिचय लिखते समय देखो यहाँ पे दिखाया था हूँ, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको संक्षिप्त परिचय लिखना जरूरी है। देखो ये तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय से लिखा गया है और पूरा पूरा देखो ये लिखा गया है। और लिखने के बाद अंत में चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक प्रमुख रचना का नाम लिखना होता है, क्योंकि प्रश्न में बोलता है। देखो यहाँ पे प्रश्न में बोला है कि जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो अंत में वही एक रचना का उल्लेख कर दे रहा है। और देखो ये संक्षिप्त परिचय ये आपको बनाना जरूरी है, चाहे लेखक का जीवन परिचय लिख रहे हैं या कवि का, नहीं तो आपका 1 मार्क कट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये संक्षिप्त परिचय जरूर बनाना। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, ऐसे ही कवियों में आप कोई भी चूज कर लिख लेना। आगे चलते हैं, तो यहाँ से आपको 5-5 10 मार्क मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपका देखो यहाँ पे रहेगा संस्कृत उत्तर वाला। नहीं, प्रश्नोत्तर संख्या 27, 26 के बाद यहाँ पे 27 ये एक श्लोक लिखना होगा और ऐसा श्लोक लिखना होगा जो आपके मतलब प्रश्न पत्र में ना आया हो। यानी इधर जो दो श्लोक थे हम लोग को ये हिंदी अनुवाद करने वाला, तो उसको छोड़कर कोई यहाँ पे अगला दूसरा श्लोक लिखना है। तो श्लोक तो आपको याद ही होगा, कम से कम 3-4 श्लोक याद कर लेना कि मान लो 1-2 भूल जाते हो भी हो तो आप यहाँ पे लिख सको आसानी से। 2 मार्क आपको यहाँ से मिल जाएगा 2 लाइन लिखने का। उसके बाद 28वां प्रश्न यहाँ पे रहेगा
एक मतलब इसमें आपके 4 ठे प्रश्न रहेंगे, हालांकि यहाँ 5 दिया था। चलो, तो 4 ठे प्रश्न रहेंगे, 4 में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना रहेगा और 1 प्रश्न का 1 मार्क, यानी 2 प्रश्न का यहाँ पे 2 मार्क मिलेगा। पिछले साल मतलब ये देखो 2-2 मार्क मिला था, लेकिन इस बार कम कर दिया गया, यहाँ से 2 मार्क निकाल दिया गया है। और 29वां प्रश्न जो रहेगा आपका निबंध लेखन वाला, ये 9 मार्क में नहीं 7 मार्क में पूछेगा। यहाँ से 2 मार्क निकाल कर यहाँ पे एक नया प्रश्न ऐड किया गया है, पत्र लेखन। ठीक, पत्र लेखन। तो चलो, तो इसमें आप देखो यहाँ पे 2 प्रश्नों का ही उत्तर देना होता है आपको। अलक्षेंद्र क आसीत, तो इसका आप उत्तर दे दो, या चंद्रशेखर स्वनाम किम अकथयत, इसका उत्तर दे दो। तो चंद्रशेखर स्वनाम किम अकथयत, तो आजाद अकथयत, तो स्वनाम के जगह पे सॉरी किम के जगह पे आजाद कर दो। और कुत्र मरणम मंगल भवति, भाई तो वाराणसी मरणम मंगल भवति, तो कोई भी आप चूज कर 2 का आंसर दे दो, सिंपल। तो यहाँ से 2 मार्क मिलेगा और इसमें से चूज कर लो कि कौन सा आपको लिखना है और उस पर आप रूपरेखा तैयार कर कर आप निबंध लिखते रहना। देश प्रेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, इसको याद रखना। आतंकवाद कारण एवं निवारण काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो ये आते रहते हैं। उसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण भी आता रहता है। तो चलो आप निबंध तो भाई याद किया नहीं जाता है, सिंपल आप जो भी इम्पोर्टेंट है आप उसको एक बार पढ़ लो और कैसे उसमें रूपरेखा तैयार की गई है, कैसे टॉपिक तैयार किए गए हैं उसको समझ लो और अपने हिसाब से एग्जाम में लिखते रहना। और पत्र लेखन भैया, पत्र लेखन तो जो भी मैं नया मॉडल पेपर सॉल्व करा रहा हूँ उसमें बता ही रहा हूँ। तो चलो, ये रहा पूरा पूरा आप लोग का सॉल्यूशन, जो पेपर कोड था DF। इसके बाद एक और बचता है हम लोग का DG। उसके बाद हम लोग 7 सेट को सॉल्व कर लिए, ठीक है, 2023 वाले। इन 7 सेटों को सॉल्व मतलब कर लेना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी चलो, जितने भी लक्ष्य बैच के स्टूडेंट हो भाई, इसका टेस्ट भी वहाँ एप्लीकेशन पे मैं अब तो 7 सेटों का टेस्ट वहाँ पे मैं लाइव कर देता हूँ, ठीक है। तो टेस्ट भी आप बार बार देते रहना 7 सेटों का। बैठोगे भाई कितना आपको 4 से 5 मिनट 6 मिनट लगेगा 20 ऑब्जेक्टिव करने में, क्योंकि वहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप पहले से पढ़ चुके हो। तो फटाक 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 मतलब करते रहो, केवल क्लिक करना है, गोला वाला तो वहाँ पर भरना नहीं है। तो कम समय में आप लोग 7 सेटों का मतलब हर एक दिन पर 2 एक दिन पे आप टेस्ट देते रहो या रोज देते रहो। उससे क्या होगा कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको रिपीटेड हो जाएगा। ठीक, चलो, बाकी आप लक्ष्य बैच से जुड़ना चाहते हो तो हमारी जो ऐप है UPMSP स्टडी, इसे आप डाउनलोड कर लेना और यहाँ पे आप लक्ष्य बैच बाई कर लेना। कोई भी दिक्कत हो बाई करने में तो देखो यहाँ पे ये जो मेरा नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल भी डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। चलो, तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना।